हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है यॉक गॉल इन बुलक। मतलब कि बैल में जो उसके कंधे पर सूजन आती है तो उसे यॉक गॉल कहते हैं, और वो यॉक की वजह से आती है तो इसीलिए उसको यॉक गॉल कहते हैं। तो यॉक गॉल आखिर क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसा हमें किस तरह से करना चाहिए, इन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस बैल के कंधे पर आप सूजन क्लियरली देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सूजन आ चुकी है। ये जो रेड एरिया आपको दिख रहा है तो वहाँ पर सूजन है जहाँ पर यॉक रखा जाता है। तो ये यॉक गॉल जो होता है वो यॉक की वजह से ही होता है, यानी कि बैलों के कंधे पर जो लकड़ा रखा जाता है तो उसकी वजह से वो स्वेलिंग आ जाती है, तो उसे यॉक गॉल कहते हैं। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर यॉक जो रखा जाता है यानी कि जो लकड़ी वहाँ पर उसके कंधे पर रखी जाती है, जैसे बुलक कार्ट को खींचने के लिए जो आड़ी लकड़ी बंधी होती है या फिर जो खेत में काम करने के लिए, तो अगर वो रफ होती है तो उसकी वजह से ये यॉक गॉल का प्रॉब्लम होता है। तो वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, उसकी स्किन को इरिटेट नहीं करना चाहिए। वो अगर रफ होगी तो इस तरह की परेशानी होगी। इसके अलावा अगर अनपेयर्ड बुलक है, मतलब कि एक बैल छोटा है एक बैल बड़ा है, तो उस कंडीशन में जो छोटा बैल होता है तो उसके कंधे पर ज़्यादा बोझ आ जाता है, तो उसकी वजह से भी उसके कंधे पे ज़्यादा प्रेशर आता है और उसकी वजह से भी यॉक गॉल का प्रॉब्लम बुलक में देखने को मिलता है। तो यॉक गॉल का प्रॉब्लम सिर्फ जो काम करने वाले पशु होते हैं उन्हीं में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम उससे हार्ड वर्क लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम अगर हम उस पशु से ले रहे हैं, 12 घंटे में से 7-8 घंटे 10 घंटे अगर उसके कंधे पर यॉक रखा जाता है, उससे उतना काम लिया जाता है 8-10 घंटे, तो उस कंडीशन में भी यानी कि हार्ड वर्किंग के कंडीशन में भी वैसा होता है। इसके अलावा जो ओवरलोडिंग, बहुत ज़्यादा अगर लोड उससे हम खिंचवा रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बुलक्स में देखने को मिलता है। तो इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो ये एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, एक्यूट कंडीशन होती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो नेक रीजन होता है, जो लिगामेंटम न्यूके जिसे हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर की जो मसल्स होती है तो उस पर पेनफुल स्वेलिंग आ जाती है और उसमें कभी कभी क्या होता है कि एक्सुडेट भर जाता है। तो एक्सुडेट भर जाता है, जब हम उसको निडल मार के देखते हैं तो वहाँ पर से पानी निकलने लगता है और उसके बाद जो कंडीशन आती है तो वहाँ पर एब्सेस भी बन जाता है। तो वहाँ पर अगर हम जब एब्सेस बन जाता है तो वहाँ पर हमें इंसिजन लेना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पर फाइबरस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम इंड्यूरेशन कहते हैं, यानी कि फाइब्रोसिस हो जाता है, उसकी गांठ बन जाती है। तो ये सारे लक्षण हमें पशुओं में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पशुओं को गर्दन झुकाने में, जब वो चारा खाने के लिए पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसको बहुत पेन होता है, इसलिए वो गर्दन सीधी करके ही खड़ा रहता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमें इसमें सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि इस बुलक को हमें कंप्लीट रेस्ट देनी होगी 15-20 दिन के लिए, क्योंकि अगर हम रेस्ट नहीं देंगे, उसके कंधे पर और यॉक रख देंगे, तो हम कितना भी ट्रीटमेंट करेंगे
तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा होगा और कंडीशन ख़राब होती जाएगी। तो कंप्लीट रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें उसको जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जैसे कि हमने इसमें निमेसुलाइड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन लगाया है। इसके साथ साथ हमने जो स्टेरॉयड आते हैं तो प्रेडनिसोलोन भी हमने 10 ml इसको इंट्रामस्कुलर लगाया है। और एंटीबायोटिक में हमने उसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर लगाया है। और जब इसके अलावा हमें आयोडीन ऑइंटमेंट जो होता है तो उससे हमें उसकी मसाज करनी है और हॉट फोमेंटेशन करना है, यानी कि गर्म कपड़े से उसकी सिकाई करनी है, उसको सेकना है। तो ये इसके ट्रीटमेंट का पार्ट है। अगर एब्सेस फॉर्मेशन हो गया तो वहाँ पर हमें उस पस को ड्रेन करना पड़ेगा इंसिजन लेके। और अगर फाइबरस टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया तो रेडिकल एक्सिजन करना पड़ेगा, यानी कि उस जो फाइबरस ग्रोथ है उसको हमें सर्जरी के द्वारा निकालना होगा। तो अगर हम शुरू में ध्यान देते हैं तो ना तो वहाँ पर पस फॉर्मेशन यानी कि एब्सेस होगा और ना ही वहाँ पर जो फाइबरस टिश्यू है तो उसका फॉर्मेशन होगा। तो ये सब हमें टालने के लिए शुरुआती स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और इस तीनों भी केसेस में सिर्फ स्वेलिंग आई है या फिर वहाँ पर पानी भर गया है, पस भर गया है या फिर वहाँ पर फाइबरस टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है, तो ट्रीटमेंट हमें यही सेम ट्रीटमेंट जो मैंने बताया उसको करना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।